हेलो फ्रेंड, मैं हाजिर हूँ आपके साथ करंट की घटना लेकर। आज मेरा बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। मेरा टॉपिक होगा आज यूएस ओपन चैंपियनशिप के बारे में और हिंदी दिवस के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और भी कई विषयों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से अपना वीडियो। देखिए यहाँ पे क्या यूएस ओपन चैंपियनशिप के बारे में एक न्यूज़ है। नाओमी ओसाका दूसरी बार यूएस ओपन चैंपियन बनी। नाओमी ओसाका, इन्होंने किसको हराया? इन्होंने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराया। किसको? बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराया। ये विक्टोरिया की सुपर मॉम नाम से भी इनको जाना जाता है। विक्टोरिया अजारेंका को बेलारूस की सुपर मॉम के भी नाम से जाना जाता है। इन्होंने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को 3 सेट से हराकर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। अब इनके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। नाओमी ओसाका ने दूसरा यूएस ओपन और कुल तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। दूसरा यूएस ओपन जीता और कुल मिलाकर तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने। अब ये कहाँ के रहने वाले, ये देख लीजिए। ये नाओमी ओसाका ये जापान की खिलाड़ी हैं। कहाँ की? जापान की खिलाड़ी हैं। अब और कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। यूएस ओपन में 26 साल बाद यह पहला मौका है जब किसी महिला खिलाड़ी ने फाइनल में पहला सेट गंवाने के बाद भी खिताबी जीत दर्ज की है। मतलब इन्होंने पहला सेट गंवा दिया था, फिर भी खिताबी जीत दर्ज की है इन्होंने। इससे पहले 1994 में अरंतजा सांचेज बिकारियो, क्या नाम है? अरंतजा सांचेज बिकारियो ने स्टेफी ग्राफ के खिलाफ यह कारनामा किया था। ये जब किसी खिलाड़ी ने फाइनल में पहला सेट गंवाने के बाद भी खिताबी जीत इन्होंने दर्ज की है। इससे पहले 1994 में अरंतजा सांचेज बिकारियो ने स्टेफी ग्राफ के खिलाफ यह कारनामा किया था, उनको हराकर। अब देखिए 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली ओसाका पहली एशियाई, मतलब ग्रैंड स्लैम खिताब 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली ओसाका पहली एशियाई, मतलब पुरुष व महिला दोनों को मिलाकर मैं बता रहा हूँ, पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं। इन्होंने चीन की लीना को पीछे छोड़ा। इनके पहले कौन थी? जिन्होंने चीन की लीना थी, जिनके नाम 2 ग्रैंड स्लैम था। अब इनके नाम कितना ग्रैंड स्लैम हो गया? 3 ग्रैंड स्लैम हो गया इनके नाम। क्लियर हो गया। अब हम सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। एनजीटी का एक और न्यूज़ आ रहा है। कल भी मैंने एनजीटी के बारे में आपको बताया था। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हर राज्य में कम से कम एक जिले में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का अनुपालन बतौर मॉडल व्यवस्था के तौर पर कराएगा। मतलब हर जिले में कम से कम राज्य के कम से कम हर जिले में प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन नियमों का अनुपालन बतौर मॉडल बनाया जाएगा इसका, कि कैसे आपका प्लास्टिक अवशिष्ट का कैसे पालन करा, कैसे, मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा पर्यावरण और सेहत की रक्षा के लिए किया जा रहा है, ऐसा ये सबको ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। अब हम थर्ड टॉपिक पे अपने आते हैं करंट अफेयर्स के। देखिए नवाब वाजिद अली शाह, ये कौन थे? ये अवध के आखिरी नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह के प्रपौत्र प्रिंस कौकब कद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। ये 87 वर्ष के थे। क्या नाम था? प्रिंस कौकब कद्र। अब इनके बारे में हम लोग देखते चलते हैं क्या क्या था इनके बारे में। यह एएमयू में उर्दू के प्रोफेसर भी रह चुके थे। साथ ही ये बिलियर्ड्स एवं स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया और वेस्ट बंगाल बिलियर्ड्स एसोसिएशन और साथ ही यूपी बिलियर्ड्स एंड एवं स्नूकर एसोसिएशन के संस्थापक सचिव थे ये। साथ ही और भी कुछ देख लीजिए इनके बारे में। इसके अलावा ये 1963-64 में कलकत्ता के ग्रेट ईस्टर्न होटल में हुई पहली विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के चीफ रेफरी भी रहेंगे। अब और इनके बारे में कुछ एक आध दो पॉइंट देख लेते हैं। प्रिंस कौकब नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री कौन थे? अमर्त्य सेन के सहयोगी भी थे ये। अमर्त्य सेन के, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अमर्त्य सेन, उनके सहयोगी भी थे प्रिंस कौकब।
अब एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट इनके बारे में देखते हैं। प्रिंस कौकब ने फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए महान फिल्मकार सत्यजीत राय के अनुसंधान सलाहकार की भूमिका भी निभाई थी। महान फिल्मकार सत्यजीत राय के अनुसंधान सलाहकार की भूमिका भी निभाई थी इन्होंने, सारी चीज़ें। अब एक नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग करंट अफेयर्स के आते हैं। यहाँ पे पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। इनके बारे में हम लोग देख लेंगे कौन कौन से पद पर ये रहे थे, सारी चीज़ देखेंगे इनके बारे में। ये देखिए, पहले देखते हैं, पहला पॉइंट आता है विधान परिषद के सभापति और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रह चुके थे। विधानसभा के सभापति और विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी रह चुके थे। और देख लेते हैं क्या इनके बारे में। ये 5 बार संसद रहे हैं, 5 बार संसद रहे हैं, 13 वर्ष तक विधायक और लगभग 5 साल तक विधान परिषद के सदस्य रहे थे। अब पहली बार देखते हैं कहां से चुने गए थे। पहली बार 1977 में वह बेलसंड कहाँ पड़ेगा? बेलसंड बिहार, सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी बिहार में पड़ता है, वहीं पे बेलसंड है। बेलसंड से विधायक बने थे पहली बार। कब बने थे? 1977 में। तब से मतलब 1977 से 1990 तक वह विधानसभा के लिए चुने जाते रहे हैं। 1977 से 1990 तक विधानसभा के लिए चुने जाते रहे हैं। अब एक और पॉइंट देखते चलते इनके बारे में। 1977 में उन्हें कर्पूरी ठाकुर मंत्रिमंडल में ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। किनके कारण? कर्पूरी ठाकुर मंत्रिमंडल में ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। और पॉइंट देखते चलिए। मंत्री परिषद से हटने के बाद 1985 से 1990 तक वह लोक लेखा समिति के सदस्य रहे। 1985 से 90 तक लोक लेखा समिति के सदस्य रहे। 1990 में उन्हें विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया गया। और भी कुछ इनके बारे में देखते चलते हैं। रघुवंश प्रताप सिंह 1996 से 2014 तक बिहार के वैशाली लोकसभा क्षेत्र में लगातार 5 बार संसद चुने गए। कितने बार? लगातार 5 बार बिहार के वैशाली लोकसभा क्षेत्र से। ये और देखिए, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रहे थे। यानी कि नरेगा उस समय था, मनरेगा के समय में, कि मैंने मनरेगा के बारे में, मनरेगा योजना के समय यही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे ये। अब और पॉइंट देखिए इनके बारे में। इससे पूर्व इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे ये। और भी कुछ इनका कार्यकाल देख लेते हैं, कौन कौन से पद पर थे। अब देखिए, एच.डी. देवगौड़ा मंत्रिमंडल में पशुपालन एवं दुग्ध विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे हैं। देख लीजिए इनका पोस्ट। और आगे देख लेते हैं। एक बार, अब देखिए कितने बार ये कैसे कैसे इलेक्शन लड़े थे। एक बार जनता दल, जबकि 4 बार राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय जनता दल मतलब राजग के टिकट पर सांसद चुने गए। कुल मिलाकर कितने बार? 5 बार संसद चुने गए। मैंने बताया था आपको पहले भी, जैसे कि ये क्लियर हो गया ये पॉइंट इनके बारे में। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, करंट अफेयर्स की मेरा टॉपिक है। स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी और शुरुआती पूंजी जल्द। अब स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी और शुरुआती पूंजी की जल्द घोषणा होने वाली है। ये कौन करने वाला? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग करेगा। DPIIT इन दोनों योजनाओं पर काम कर रहा है। किस पर? ऋण गारंटी और शुरुआती पूंजी जल्द मिलेगी स्टार्टअप के लिए। कई सारे स्टार्टअप के लिए सरकार जो है ऋण उपलब्ध कराते हैं युवाओं के लिए, खास करके योजना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। अब देखिए ऋण गारंटी क्या है, ये देख लीजिए यहाँ पे। यह स्टार्टअप योजना के लिए एक कोष है जिसे बैंकों को दिया जाएगा। कोष है। बैंक इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इसका इस्तेमाल स्टार्टअप को कर्ज देने के लिए करेंगे। जो स्टार्टअप शुरू करने वाले होंगे उनको कर्ज देंगे बैंक, इसका यूज करेंगे। अब और पॉइंट देख लीजिए इसमें। ज़्यादातर स्टार्टअप को विचार के स्तर पर धन जुटाने में परेशानी आती है। ज़्यादातर स्टार्टअप को क्या होता है? प्रॉब्लम होते हैं बहुत सारे धन जुटाने में। ऐसे में शुरुआती पूंजी योजना से स्टार्टअप को काफ़ी मदद मिलने वाली है। शुरुआती पूंजी योजना से काफ़ी मदद मिलेगी, स्टार्टअप शुरू करने में उन्हें हेल्प मिलेगी काफ़ी। देखिए, हालांकि गुजरात और केरल में शुरुआती पूंजी की योजना है, लेकिन ये अभी उतने बड़े लेवल पे नहीं है, छोटे लेवल पे है। कहाँ पे? गुजरात और केरल में। जबकि पूरे जगह पे होना है, इसे बाकी है स्टार्टअप के लिए।
अब ये पॉइंट भी आपको लगता है कि क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं करंट अफेयर्स के। उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल UPSSF के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। UPSSF क्या है? ये उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल है। ये अब ये क्या है देखिए, ADG स्तर के IPS को इस बल का मुखिया नियुक्त किया जाएगा। ADG स्तर के IPS को इस बल का मुखिया नियुक्त किया जाएगा। अब एक और पॉइंट इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। विशेष परिस्थिति में बल को बिना वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है। विशेष परिस्थिति में बल को बिना वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है। अब हम लोग आते हैं बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर, हिंदी दिवस के ऊपर, जो कि कल मनाया गया था, यानी कि 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। अब देखिए क्यों मनाया जाता है ये देख लीजिए। 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यानी कि 14 सितंबर 1949 को 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्लियर? अब देखिए इसके बारे में और कुछ देखते चलते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। 343 से 351 तक संविधान में राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। ये आर्टिकल है संविधान का। संविधान की धारा 343A के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। अब देखते हैं यहाँ पे देवनागरी क्या होता है। ये देवनागरी क्या है देख लीजिए। ये देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, जैसे कि आप लोग हिंदी हो गया लिखते हैं, इंग्लिश और बहुत सारे लैंग्वेज हो गए हैं यहाँ पे। अब देखिए संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। क्लियर? अब और कुछ हम लोग हिंदी दिवस के पॉइंट के बारे में कुछ और हम लोग देख लेते हैं। यूपी सरकार ने भी क्या किया है हाल में ही यूपी सरकार ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इंटर की परीक्षा में हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्र को 35,000 रुपये पुरस्कार दिया जाएगा। छात्र या छात्रा जो होंगे जो हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक लाएंगे उनको 35,000 रुपये पुरस्कार दिया जाएगा। हिंदी के विषय को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है, यहाँ पे रुचि बढ़ाने के लिए छात्रों की। और देखिए हाई स्कूल में जो हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक लाएंगे छात्र या छात्रा कोई भी, उनको कितने दिया जाएगा? 25,000 रुपये पुरस्कार के तौर पर दिया जाएगा। अब एक और चीज़ यहाँ यूपी के बारे में, प्रयागराज में हिंदी में कानून की पढ़ाई शुरू हो सकती है। कहाँ? प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद पुराना नाम था प्रयागराज का, अभी प्रयागराज नाम पड़ा है। देश में पहली बार हिंदी में कानून की पढ़ाई शुरू करने वाली योजना महाराष्ट्र के वर्धा स्थित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने तैयार की थी। देश में पहली बार हिंदी में कानून की पढ़ाई शुरू करने की योजना महाराष्ट्र के वर्धा स्थित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने तैयार की है। महाराष्ट्र के वर्धा में तैयार हुई है, याद रखिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हिंदी संस्थान द्वारा कई पुरस्कार भी दिए जाते हैं। हिंदी सेवियों को कई पुरस्कार दिए जाते हैं हिंदी संस्था द्वारा। कौन कौन से पुरस्कार है जैसे देख लीजिए। इस बार तो कोरोना महामारी के कारण प्रॉब्लम हो गई है। देखिए पुरस्कार कौन कौन से हैं। लोहिया सम्मान है, भरत भारती सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान और हिंदी गौरव सम्मान आदि अलंकरणों से हिंदी सेवियों को सम्मानित किया जाता है। जो साहित्य लिखते हैं, जो लेखक हैं, उन्हें इन सारे सम्मान से सम्मानित किया जाता है। अब मेरा लास्ट टॉपिक है आज के करंट अफेयर्स का, अवार्ड से रिलेटेड है। फिल्म द डिसाइपल ने वेनिस में आयोजित 70वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में FIP RESCI पुरस्कार जीता। कहाँ आयोजित हुआ था? वेनिस में आयोजित। कौन सा था? 70वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव था। फिल्म का क्या नाम था? द डिसाइपल ने पुरस्कार जीता। यह भारतीय फिल्मकार चेतन तम्हाड़े की मराठी फिल्म है। भारतीय फिल्मकार कौन है इसमें? चेतन तम्हाड़े की मराठी फिल्म है। यह पुरस्कार
द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स की ओर से दिया जाता है। इसके पहले 1990 में इसके पहले देखिए 1990 में यह पुरस्कार मिला था। इससे पहले 1990 में इस वार्षिक फिल्मोत्सव में भारतीय फिल्म माथी लुकल ने FIPRESCI पुरस्कार जीता था। इससे पहले 1990 के बाद कोई भारतीय फिल्म ने यह पुरस्कार नहीं जीता था। कौन सा पुरस्कार? FIPRESCI पुरस्कार। किसे मिला है? द डिसाइपल को मिला है। कहाँ हुआ था आयोजित? वेनिस में हुआ था आयोजित। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव था? ये 70वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव था। ये सारी चीजें देखिए। एक और चीज आप लोग, महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग जितना मैं बताता चलो नोट करते जाइए, बेहद अहम है ये। आपके पास एक कलेक्शंस रहेगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि मेरी ये टॉपिक समझ में आए होगी। मैं यह वीडियो आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं उससे संबंधित वीडियो बनाऊंगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, जल्द से जल्द कर दें, ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।